सभी क्या है, कंपोनेंट है। इन कंपोनेंट को जोड़ के मैं एक बड़े होल आइटम को बना रही हूँ, उसे क्या कहेंगे, असेंबल करना। छोटे छोटे पार्ट्स को आपने इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा करके आपने क्या किया, पूरे बड़े पार्ट्स को डेवलप कर दिया। इसी तरह से कार होती है, इसी तरह से बाइक्स होती है, काफी सारे एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी सेहत का सब बच्चे अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, राइट। एंड आज हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि सिंपल इंट्रोडक्शन था। ये हमने अप्रोच एंड इम्पोर्टेंस वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। देन उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। देन आज हम इंटीग्रेटेड वाले पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्चुअली में होता है, क्योंकि सप्लाई का मतलब आपको पता लग गया है, चेन का मतलब आपको पता चल चुका है, एंड मैनेजमेंट का मतलब पता चल चुका है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो हम्बल रिक्वेस्ट है या को एक छोटी सी एडवाइस है, क्योंकि अभी तक जो बेस चलता आ रहा है वो वही है, ठीक है। अब बस हमें इंटीग्रेटेड का मतलब समझना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, मीन्स कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे बनता है। लिसन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे बनता है, इस चीज़ के इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे ऑपरेट करता है, उन सबके कंपोनेंट की बात की जा रही है, ठीक है। कंपोनेंट एज अ टाइप्स की बात की जा रही है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो हम उसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट एंड द डिसएडवांटेज। देखो, इस चैप्टर में से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वो बात बताती हूँ। यहाँ से आपसे सीधा मतलब पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय द इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द बेनिफिट एंड द डिसएडवांटेज। ये देखो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज के अंदर आपको नजर आ रहा हुआ ये इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इनके बारे में डिस्कस किया है। आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पर। यहाँ पर आपको सभी सभी चैप्टर्स के लिंक, इवन वीडियोज़ अवेलेबल है। और साथ साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी वांट्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी प्लेलिस्ट को ऑपरेट कर सकते हो, कि चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम अपने एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखो, नाम क्या है अपने चैप्टर का, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो, पीछे से स्टार्ट करते हैं। इनका मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि आप किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर फॉर्म में, हर चीज़ को आप मैनेज करके चल रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कि हमने मैनेजरियल फंक्शन स्टडी किए थे। मैनेजरियल फंक्शन में क्या किया था हमने? प्लानिंग की थी, ऑर्गेनाइजिंग की थी, स्टाफिंग की थी, डायरेक्टिंग की थी एंड कंट्रोलिंग की थी, ठीक है। इसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं? हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट करना। दैट मीन्स आप हर चीज़ को प्री प्लान मैनर से आप उस टारगेट को अचीव कर रहे हो, ठीक है। चेन का मतलब मैंने क्या बताया था? एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पर पहुंचते होते हैं। मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एक प्रोसेस की बात की जा रही है, ठीक है। हमने एक रोटी का एग्जांपल लिया था, याद हो किसी को? अगर किसी को रोटी खानी है या फिर आपको कोई सामान खरीदना है तो आप एक प्रोसेस से गुजर गएंगे, राइट। सप्लाई का मतलब मैंने क्या बताया था कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है या नहीं है। इसके अंदर क्या एग्जांपल लिया था? जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप क्या है किसी शॉप पे खड़े हैं और आपने कोई ऑर्डर दिया, जैसे कि हमने किसका लिया था? हमने सर्दी की जो स्वेटर होती है उनका एग्जांपल लिया था। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कहते हैं कि मैं अभी 2 मिनट रुको सर, मैं आपको मेरे गोडाउन से मंगवा देता हूँ, आपको मैं मिल जाएगी सामान। अगर दैट मीन्स आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, अवेलेबल रिसोर्सेज है, वो अवेलेबल रिसोर्सेज चाहे आपके गोडाउन के अंदर है या फिर किसी अदर स्टॉक में है, तो आप उसको अरेंज कर पा रहे हो, उसे कहते थे हम सप्लाई, राइट। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि आप हर चीज़ को इफेक्टिव मैनर्स में कर रहे हो। दैट मीन्स एक कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, एक इस तरीके से कनेक्शन की बात की जा रही है कि आप उस चेन को कंप्लीट कर पा रहे हो, राइट। अब मैंने कहा कि आपको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ, हमने टेबल का एग्जाम्पल लिया था, राइट। हमने टेबल का एग्जाम्पल लिया था कि आपको टेबल मैन्युफैक्चर करवानी है, ठीक है। हम इसी एग्जाम्पल को साथ लेकर चलेंगे पूरे एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। आपने टेबल बनवानी है तो आपने किसको ऑर्डर दिया? आपने ऑर्डर दिया रिटेलर को। रिटेलर ने फिर इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचाई? होल सेलर को, या फिर मैं कहूँ डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचाई। देन ये इंफॉर्मेशन इसने किसके पास पहुंचाई? मैन्युफैक्चरर को।
देन इस मैन्युफैक्चरर ने किसके पास पहुंचाई, सप्लायर को, जो कि रॉ मटेरियल को अरेंज करता है, ठीक है। देन ये सामान बनकर इस तरफ मूव करेगा, राइट। अब मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाने के लिए सप्लायर को इन्फॉर्मेशन भेजी। अब सप्लायर ने क्या किया, सामान को अरेंज तो कर दिया, रॉ मटेरियल अरेंज तो कर दी, क्या इसके पास ऐसे ही पहुंच जाएगी, नहीं ना, हमें किसी गाड़ी या फिर मैं कहूँ कि किसी घोड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि इस व्हीकल, जो कि इसको लेकर क्या करने वाला है, लेकर आने वाला है, राइट। तो दैट मीन्स इसे कहेंगे हम लॉजिस्टिक, मीन्स कि जो सामान आपका लद के आ रहा है ऐसे इस व्हीकल पर, जो सामान लद के आ रहा है किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसकी प्लेसिंग चेंज हो रही है, जगह चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स इसको इसने किसका यूज़ किया, व्हीकल का यूज़ किया। देन मैन्युफैक्चरर के पास आ गया, मैन्युफैक्चरर को हम एक और नाम से बोलते थे प्रोड्यूसर। दैट मीन्स ऐसा पर्सन जो उस चीज़ को क्या कर रहा है, नई चीज़ में आकार दे रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल को उसने क्या कर दिया, फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उसमें कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स नई चीज़ प्रोड्यूस कर दी है, दैट्स नोन एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। उस पर्सन को क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे, नई चीज़ को प्रोड्यूस किया है। फिर इसने व्हीकल का यूज़ किया, देन यहाँ पर पहुँच गया है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचने के बाद क्या हो, रिटेलर के पास ऐसे ही पहुँच गया होगा, फिर इसने ट्रांसपोर्टेशन की मदद ली, दैट मीन्स इस प्रोडक्ट की क्या हो रही है, शेप्स चेंज होने के साथ साथ ये मूव भी कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन के साथ, कम्बिनेशन के साथ क्या कर रहे हैं, कम्बिनेशन के साथ क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, कैश को सप्लाई कर रहे हैं, राइट। दैट मीन्स इनके बीच में जितने भी बैरियर्स थे, ठीक है, इन बैरियर को क्या बोला जाता है, हर्डल्स को, जैसे मीन्स कि मैं कहूँ कि इसको कठिनाइयाँ जितनी थी, प्रॉब्लम्स जितनी थी, उन सब को हटाकर ये सारे के सारे व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, जिसके कारण ये सभी के सभी अपने गोल को ज़रूर क्या करेंगे, अचीव ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड। दैट मीन्स कि सारे के सारे वर्कर, सारे की सारी चेन किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है, अपने सारे बैरियर्स को हटा के, ठीक है। इनके बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, इवन इतना अच्छा इंटरेक्शंस पॉइंट है कि एक दूसरे की बात क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। और फाइनली इस कस्टमर की क्या कर रहे हैं, डिमांड को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, ठीक है। और मैनेजमेंट क्यों क्या है, क्योंकि जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया था उस तरीके से अगर वो परफॉर्म हो रहा है, उस टाइम के अंदर कंप्लीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटीग्रेशन हैज़ अ स्पेसिफिक एंड द क्रूशियल मीनिंग दैट रेफर टू द कंबाइनिंग and the seamless collaborations of all the activities, functions and the stakeholders involved in moving the goods from the point of origin to the final customer. Point of origin का मतलब क्या है, जहाँ से ये बनी है, बनी कहाँ से, मैन्युफैक्चरर पॉइंट से, बट मैन्युफैक्चरर ने कुछ बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना, तो वहाँ से फाइनल कस्टमर तक पहुँचाने के लिए सबका क्या है, एक दूसरे ने क्या किया है, अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। सीमलेस का मतलब होता है एक ऐसा संतुलन बना के रखा है, कोलैबोरेशन किया है, सहयोग किया है सभी एक्टिविटीज़ ने, सभी फंक्शंस ने, सभी पार्टीज़ ने, जिसकी वजह से वो गुड्स फाइनली टाइम पर वो कस्टमर के पास पहुंच गई है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये रॉ मटेरियल वाला पॉइंट है, ठीक है। रॉ मटेरियल से ये सामान है, लॉरी में क्या हो गया, लोड हो गया, इसे हम कहेंगे लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जब क्या करती है, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है ना, उसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक, ठीक है। देन ये क्या है, सप्लायर के पास गया, सप्लायर ने क्या किया, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर के पास भेजा, देन उसके बाद ये क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने क्या किया, उस रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, देन फिर ये लॉरी में लोड हुआ, देन ये फिर कहाँ पे चला गया, रिटेलर के पास चला गया, उस मार्केट में चला गया जहाँ पर ये फाइनली सेल होने वाला है। कस्टमर ने डिमांड की तो ये फिर लॉरी में लोड हुआ, देन उसके बाद क्या है, कस्टमर के पास पहुँच गया। मीन्स कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग सामान क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन का मतलब क्या है कि एक दूसरे जो जितनी भी पार्टीज़ हैं, यहाँ पे देखो कितनी पार्टीज़ हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल अरेंज करने वाली पार्टी है, सप्लायर पार्टी है,
फिर आगे आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी आ जाती है, देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, देन उसके बाद क्या है रिटेलर आ जाता है, ठीक है, फाइनली कस्टमर तक पहुंच जाता है। दैट मीन्स 5 के 5 व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि वो एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देने से वो समझ पा रहे हैं कि क्या चाहिए। परफॉर्मेंस क्या है कि जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती जा रही है वैसे वैसे अगर आपकी सप्लाई है, अगर आपके पास डिमांड है, कस्टमर की डिमांड आई और डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आपके पास सप्लाई है तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में मेंटेनेंस बैलेंस बना के रख सकते हैं, है ना। ये कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरर इवन हर पर्सन के पास क्या होना चाहिए, जो शॉपकीपर होता है उनके पास इतनी सप्लाई तो होनी चाहिए जितनी कस्टमर की डिमांड हो। ये हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर किया था। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आप अपनी कॉस्ट को भी कम लेके आ रहे हो, राइट। कॉस्ट के ऊपर आपने क्या किया है, फोकस किया हुआ है। जितनी जैसे ही डिमांड आ रही है, ये नहीं है कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है और उस कॉस्ट में ज़्यादा आने के कारण नॉर्मल सी बात है कॉस्ट ज़्यादा आई तो आपका मार्जिन क्या होगा, मार्जिन क्या होगा, उतना ही गिर जाएगा। दैट मीन्स प्रॉफिट जो आपका है वो गिर जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सभी लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि सभी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स एम टू बी क्रिएट अ यूनिफाइड एंड द सिंक्रोनाइज्ड नेटवर्क वेयर द इंफॉर्मेशन मटेरियल रिसोर्सेज फ्लो फ्रीली एंड एफिशिएंटली थ्रू आउट द एंटायर चेन। पूरी की पूरी चेन के अंदर सारा का सारा जो मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज दैट मीन्स फाइनेंस है, वो आराम से पहुंच जाए, अच्छे से पहुंच जाए। और सबका मेन पॉइंट होता है कि इस इंफॉर्मेशन हुई, मटेरियल हुआ, फिनेंस हो, वो अच्छे से कब पहुंचेगा, जब उनके बीच में एक बढ़िया नेटवर्क होगा। यूनिफाइड नेटवर्क का मतलब होता है एक सिंगल नेटवर्क होगा, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूस लेवल पे एक से दूसरे के पास तीसरा, तीसरे के पास फोर्थ, ऐसे आप पहुंच जा रही है, ठीक है। अगर और इन डेप्थ में अगर बात की जाए तो इंटीग्रेशन चेन मैनेजमेंट इज द कंप्रेसिव अप्रोच टू द मैनेजिंग द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज फ्रॉम द सप्लायर टू कंज्यूमर, ठीक है। इट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग all the aspect of the supply chain including the procurement, production, distributions, customer service। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर वे सभी का सहयोग की बात की जा रही है, सभी के तालमेल की बात की जा रही है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि सभी के सभी पर्सन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, तालमेल बिठा रहे हैं, जिससे कि आपका सप्लाई चेन जो क्या है, जो भी आप सप्लाई करना चाह रहे हैं फाइनल कस्टमर तक, वो अच्छे से पहुंच जाए। वो कैसे होगा, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप अरेंज कर पा रहे हो, खरीद पा रहे हो, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को नई शेप दे पा रहे हो, नई चीज़ को, नई चीज़ रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स के अंदर प्रोड्यूस कर पा रहे हो, नई शेप दे पा रहे हो, ठीक है। देन उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास पहुँचाया, देन आपको फाइनली कस्टमर को देख पहुँचाया, ठीक है। ओके, सॉरी, चलो। तो यहाँ पे देखो मैंने एक बार और इसको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया, क्योंकि अगर एक बार आपको मतलब समझ में आ गया कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता क्या है, कि सभी के सभी व्यक्ति मिलजुल कर काम करना चाह रहे हैं और जिसके कारण फाइनली कस्टमर तक वो सामान पहुँच पा रहा है, ठीक है। ये बीच में टीम्स आती है, ठीक है। ये केवल एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं देखता, ये पूरी एंटायर चेन को देखा जाता है। कभी मैं कहूँ कि नहीं सेल पर्सन और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का लिंक देखा जा रहा है, या फिर मैं कहूँ डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मैन्युफैक्चरिंग का लिंक देखा जा रहा है, या फिर मैं कहूँ मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग पर्सन का, दैट मीन सप्लायर की बात की जा रही है, नहीं। ये पूरी की पूरी चेन के बारे में बात करते हैं, ये पूरी की पूरी चेन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। ग्लोबल रैदर दैन द लोकल फोकस, ये पूरे के पूरा ग्लोबल के ऊपर फोकस, मतलब होल के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ओके। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो जो बेनिफिट एंड जो ड्रॉबैक्स है वो आपको इजीली विद इन 2 मिनट्स के अंदर समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, कस्टमर एनालिसिस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि परचेजिंग एंड द सप्लायर पार्टनरशिप की बात की जा रही है, पार्टनरिंग की बात की जा रही है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ओके। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, डिमांड एंड द लीड टाइम मैनेजमेंट। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट। देन सिक्स पॉइंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेवंथ पॉइंट की स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्टेशन। देन उसके बाद आ जाता है ऑर्डर फुलफिलमेंट। इन सभी को मैं भी समझाऊंगी। अभी कभी सोच रहे हो कि अभी इन्होंने वैसे ही बोल दिया, नहीं। अब देखो कस्टमर एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। कस्टमर एनालिसिस का मतलब क्या है, अब देखो आपको एक बात बताई थी, 2 स्ट्रैटेजी हैं हमने इसके अंदर पढ़ी थी अप्रोचेस के अंदर, कि
दो स्ट्रैटेजी हैं, एक पुल स्ट्रैटेजी है, एक हमारे पास पुश स्ट्रैटेजी है। ये हमने इसके अंदर पढ़ी थी बुलविप इफेक्ट के बाद, यहाँ पर पढ़ी थी हमने, कहाँ गई, एक सेकेंड, ओके ये यस यहाँ थी, चैप्टर नंबर हमारे पास सेकंड था, राइट। पुश स्ट्रैटेजी एंड पुल स्ट्रैटेजी पढ़ी थी। इसके अंदर आपको याद हो तो हमने एक बात की थी, ये कौन कस्टमर के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर बेस्ड था। एक तो था कि जब तक कस्टमर का ऑर्डर नहीं मिलता तब तक सामान नहीं बनाते, और ये क्या कहता है कि हम एस्टिमेट करेंगे, हम फोरकास्ट करेंगे कि कस्टमर का ऑर्डर ज़रूर आएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं, आपने रेस्टोरेंट में बैठ के, उस होटल के अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, ठीक है, खाने की, तो आपने केवल किसको ऑर्डर किया, आपने पिज़्ज़ा या बर्गर को ऑर्डर किया, तो आपने इंस्टेंट ऑर्डर किया, देन उसके बाद पीछे से सामान बनकर आपके पास रेडी होके आ चुका है, ठीक है। एक था फोरकास्ट किया था। फोरकास्ट में क्या होता है कि जिसमें सामान को बनने में इवन थोड़ा अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इस तरह की डिमांड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अब देखो ठंड आ चुकी है, ठंड में सबसे ज़्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हीटर की रिक्वायरमेंट होती है, गीज़र की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, या फिर एसी या कूलर की बात की जाएगी, नहीं ना। ये अनुमान लगाया जाता है कि लोग क्या करेंगे, गीज़र और हीटर को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे। यहाँ पे कस्टमर के ऑर्डर का इंतज़ार नहीं किया जाता है, कस्टमर की ऑर्डर की फोरकास्टिंग की जाती है कि हाँ ऐसा कुछ होगा, राइट। जब कस्टमर ऑर्डर देता है, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या था, जब मैंने बोला कि कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, तो वहाँ पर किसकी बात की जाती थी, यहाँ पर पुल स्ट्रैटेजी की बात की जाती थी, राइट। याद है ये वाला टॉपिक मैंने जब करवाया था, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं कि जब तक फोकस किया जाता है एक्चुअल ऑर्डर पर कि एक्चुअल ऑर्डर आपको मिला कितना है, बट पुश स्ट्रैटेजी के अंदर ये देखा जाता है आप एंटिसिपेटेड करते हो, दैट मीन्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो कस्टमर ऑर्डर किसके ऊपर बात की जा रही है, पुल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, राइट। और जो हमारे पास जो एंटिसिपेटेड है उसे हम क्या कहेंगे, पुश स्ट्रैटेजी कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि कस्टमर एनालिसिस यही है। अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में एग्जैक्ट पता होगा कि कस्टमर क्यों हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कितनी ड्यूरेशन के बाद खरीद रहा है, अगर खरीद रहा है तो कैसे खरीद रहा है, किस सिचुएशन में खरीद रहा है, वो किसी और को भी बता रहा है कि नहीं बता रहा, तो इन सभी चीज़ों को, हर पॉइंट को देखा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कस्टमर एनालिसिस का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड करना अपने कस्टमर को, समझना अपने कस्टमर को। इट्स लाइक टेकिंग a deep dive into the who they are and what they want and why they chose you, and knowing your audience, this including the demographic, interest, need and buying habit। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डेमोग्राफी का बात की जाए तो आपकी जनजातीय प्रणाली की बात की जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट की बात की जाए तो आपकी इच्छा किसमें है, ठीक है। नीड की, आपकी बेसिक नीड क्या है, बाइंग हैबिचुअल क्या है, जैसे कि कोई पर्सन क्या करता है, किसी स्पेसिफिक ब्रांड का ही प्रोडक्ट यूज़ करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लूँ, मैं कहूँ कि दो व्यक्ति हैं, एक तो स्पेशल एडिडास के ही प्रोडक्ट खरीदता है और दूसरा क्या है, एक नाइकी के प्रोडक्ट ही खरीदता है। तो उनकी बाइंग हैबिट की बात की जाए और कितनी ड्यूरेशन के बाद ये खरीद रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को, उनकी बात की जाती है। तो यहाँ पे कस्टमर एनालिसिस कैसे किया जाएगा, आप अपने कस्टमर के बिहेवियर को क्या करोगे, प्रिडिक्ट करोगे, फोरकास्ट करोगे, और साथ में ये भी देखोगे कि किस तरीके से आप उसको ऑफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, उन कस्टमर के साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करो, ठीक है। द मोर यू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, अपने कस्टमर को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, द बेटर यू कैन सर्व देम एंड द बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग लॉयल्टी। आप उस अपने कस्टमर के साथ इवन अपने प्रोडक्ट में जो वैराइटीज़ है, जो फीचर्स है, आप अच्छी दो जिसके कारण आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्या बने, लोगों का विश्वास बने, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर LG कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, या फिर वीडियोकॉन कंपनी की बात करते हैं, या फिर सैमसंग कंपनी की बात करते हैं, तो आपके, मैंने जिनका नाम लिया, आपको इनके नाम सुनते ही आपको उनके प्रोडक्ट के बारे में पता लग रहा है कि हाँ इसका प्रोडक्ट ऐसा है, इसका प्रोडक्ट ऐसा है, इसका प्रोडक्ट ऐसा है, राइट। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि और अलग कंपनी की बात की जाए,
वीडियोकॉन की बात की जाए या फिर लिनोवो की बात की जाए, जैब्रोनिक की बात की जाए, तो इनकी रेटिंग आपको थोड़ा सा आपको कम सुनने को भी मिली होगी, है ना, बट इनकी रेटिंग भी अच्छी है। बट ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे कोई कंपनी सर्विसेज दे रही है। जैसे कि मैं ऑनलाइन साइट्स की बात कर रहा हूँ, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, नाइका है, ठीक है, मीशो है, ये काफ़ी सारी साइट्स है। बट मोस्ट ऑफ रॉयल्टी किसके ऊपर नज़र आ रही है, जो आप पहले से यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं मोस्टली अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट यूज़ करती हूँ, सबसे ज़्यादा तो मैं अमेजोन यूज़ करती हूँ। तो ये क्या है, मेरी लॉयल्टी उसके ऊपर है, क्योंकि जैसे जैसे मुझे रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरीके की मुझे फीचर्स चाहिए होती है, वो सभी उस चीज़ के अंदर है। और इवन जैसे ही मैं किसी प्रोडक्ट को फिल्टर लगा के रखती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट जब भी कभी ऑफर आए मुझे पता लग जाता है, तो कैसे पता चलता है, वो मुझे एनालिसिस कर रहे हैं साइट वाले, इवन मैं उनको देख रही हूँ कि वो कैसे कैसे प्रोडक्ट मेरे पास भेज रही है। तो दैट्स अ रीज़न कि कस्टमर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि परचेजिंग या फिर सप्लायर। परचेजिंग कौन है, जो सामान खरीद रहा है, सप्लायर कौन है, जो सामान भेज रहा है। अब इनके बीच में भी एक गहरा संबंध होना चाहिए, क्योंकि जो बायर होते हैं और जो सेलर होते हैं, ये भी आपको फिक्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपका फिक्स सेलर नहीं होगा तो आपकी रेगुलरिटी नहीं बन पाएगी। आपको रिस्क क्या होगा, कहीं ना कहीं आप कम कर सकते हो। तो यहाँ पे इनके बीच में भी एक अच्छी साझेदारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि परचेजिंग एंड सप्लायर पार्टनरशिप किसके ऊपर फोकस करता है, उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ वो कोलाबरेट करके चले, मतलब सहयोग के साथ चले, ठीक है। एक दूसरे की वैल्यू को वो क्या कर सके, क्रिएट कर सके, ठीक है। और उनके बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। रिसाइलेंस का मतलब होता है कि उनके बीच में फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप हो। ये नहीं है कि आपने डेली जैसे मैं कहूँ कि आप डेली 100 बर्गर का ऑर्डर करते थे, कभी कभी 70 भी हो सकता है, कभी कभी 170 भी हो सकता है, ठीक है। कंपिटिटिव सप्लाई चेन फॉर द ऑल द स्टेक होल्डर्स। अगर आपके बीच में सप्लायर और सेलर के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या आप मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो। आप अपने बाकी के जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में आप एक अच्छा कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो अगर आपके बीच में अच्छा तालमेल है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इन्वेंट्री क्या होता है, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो और उसको कंट्रोल कर रहे हो। मैनेज करने का मतलब क्या है कि आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो। कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आने दे रहे हो, है ना। और वो कैसे होगी, जब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई वेस्टेज नहीं होने दे रहे हैं। अगर आपकी वेस्टेज नहीं हुई है, आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, कम होगी, और आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा जनरेट होगा। समझ पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर द एसेंशियल फॉर द बिजनेसेस फॉर ऑल द साइज अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्री। चाहे आपकी बिजनेस का साइज कैसा है, सबके अंदर इन्वेंट्री को अच्छे से यूज करना, मेंटेन करना और उसको कंट्रोल करके रखना, इवन उसकी लागत ज़्यादा ना है, वो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब क्या है कि बाय ऑप्टिमाइजिंग द इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज लेवल पे मेंटेन करके रखना। इन्वेंट्री लेवल दैट मीन्स समझ पा रहे हो, क्योंकि हम इसको प्रीवियस लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक तो डेंजर लेवल होता है, एक मिनिमम लेवल होता है, एक मैक्सिमम लेवल होता है, एक नॉर्मल लेवल होता है। डेंजर लेवल वो लेवल होता है जब आपकी कंपनी में काम बंद होने की कगार पर आ जाते हैं। मिनिमम लेवल का मतलब है कि वो पॉइंट जहां पर आपको अपने इन्वेंट्री का ऑर्डर करना पड़ता है कि हाँ अब इन्वेंट्री को और ऑर्डर करने की टाइम आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूसिंग द लॉसेज को आप कैसे रिड्यूस कर पाएंगे, अगर आप ओवर या फिर अंडर की बात ना कर रहे हो। दैट मीन्स आपके पास इतना भी ना ज़्यादा पड़ा हो कि ऐसी वेस्टेज होती जा रही है ना, रखने की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कैरिंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, राइट। इतना कम भी ना हो कि आप उसको इतनी जल्दी से मेंटेन भी मतलब अरेंज भी ना कर पाओ। समझ पा रहे हो। बिजनेस कैन बी इम्प्रूव, देयर इज अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एनहांस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे हुआ, क्योंकि अगर आपके पास, मैंने आज आपको ऑर्डर दिया, ठीक है, मैंने कहा कि आज जैसे कि 30 आज राइट 30/12 है, ठीक है। तो 30/12 को मैंने कहा कि मेरे को 100 बर्गर्स मेरे को कल चाहिए, मुझे पुराना साल मनाना है, ठीक है, 31 दिसंबर मनानी है, ठीक है, सेलिब्रेट करनी है। तो
जो मेरे पास डीलर है उसने क्या कहा कि हाँ जी हो जाएंगे, टाइम बता दो, हम अपने आप आपको भिजवा देंगे। अगर उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स देके क्विक मेरे को डिलीवरी दी, जल्दी से रिस्पॉन्स दिया, अच्छा सामान दिया, उसी टाइम पे दिया, तो क्या मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल उस दुकान के लिए, उस शॉपकीपर के लिए, उनकी सर्विस के लिए पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? दैट्स इट। और इवन आप मार्केट में कंपटीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कंपटीशन क्रिएट करने का एक पॉजिटिव पॉइंट ही मिल जाएगा कि आप हर चीज़ अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल का मतलब क्या है कि आपके पास इनफ इन्वेंट्री होनी चाहिए कि आप कस्टमर की डिमांड को, कस्टमर की नीड को बिना किसी एक्सेस कॉस्ट को इनकर किए उसको कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आपके ऑर्डर स्टोरिंग एंड ट्रैकिंग इन्वेंट्री के ऊपर इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ रही है। ऑर्डर कॉस्टिंग भी होती है, समझाया था बुलविप इफेक्ट में, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट, ऑर्डर बैचिंग वाला पॉइंट, जिसके अंदर हमने काजिस को डिस्कस किया था कि ऑर्डर बैचिंग के अंदर हमने ऑर्डर कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था कि जब हम अगर एक बार किसी, जैसे कि अमेज़ोन पे होता है, अगर आप एक बार डिलीवरी कर रहे हो तो 40 रुपीज़ क्या लग रहा है, डिलीवरी चार्ज लगता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ साइट्स पे ऐसा होता है। अगर आप दोबारा से फिर उसी प्रोडक्ट को मंगवा रहे हो तो आपके फिर दोबारा से 40 रुपीज़ लग रहे हैं। आपने वही सामान 3 बार मंगवाया तो आपके 40 करके कितने टोटल लग गए, 120 रुपीज़। अगर आप एक बार में मंगवाते सारे सामान को जो कि आपने 3 बार में मंगवाया तो कितना रुपीज़ हो गया, 40 रुपीज़। तो आपके लिए बेनिफिट कौन सा है, 40 रुपीज़ में, राइट। बट ये कहीं ना कहीं बुलविप इफेक्ट को दिखा रहा है कि आपने अपनी डिमांड को एकदम से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण मैन्युफैक्चरर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। स्टोरिंग का मतलब होता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके मंगवाएंगे तो स्टोर करना मीन्स कि आप कहाँ रखेंगे भाई। आप घर बना रहे हो, घर बनाते समय मैं कहूँगी इस घर में पूरी 3 लाख ईंट लगने वाली है, आप एक साथ ही 3 लाख ईंट ले आओ तो उसको स्टोर कहाँ करके रखोगे भाई, रखोगे कहाँ। बाकी सामान भी आएगी, रेती भी आएगी, बजरी भी आएगी, ठीक है, सीमेंट भी आएगी, बाकी और सामान भी आएगा, मिट्टी भी आती है, उसको कहाँ रखोगे भाई। तो स्टोरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके जो रखने की लागत है वो कम कब आएगी, जब आप थोड़ा थोड़ा सामान मंगाएंगे, ठीक है। ऑर्डर कॉस्टिंग और कैरिंग कॉस्टिंग में जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड ट्रैकिंग इन्वेंट्री का मतलब है कि आप अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कॉस्ट आती है, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन की बात की जाए तो कॉस्ट रिडक्शन कैसे की जाएगी, इन्वेंट्री, स्टॉक आउट एंड द लॉसेस, इनको आप ध्यान रखोगे कि ऐसा भी ना हो कि आपका स्टॉक बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ऐसा भी ना हो कि आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा है, ठीक है। होल्डिंग द टू मच इन्वेंट्री इस कभी कारणों से आपकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा आ जाती है। इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब होगी, जब आपके टाइमली डिलीवर होगा, आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइमली होगी, दैट्स इट। आ गया समझ में इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ओके जी। अब यहाँ पे देखो डिमांड एंड लीड टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या कहते हैं कि आपको किस टाइम आपको डिमांड आई है और उस डिमांड को आप कितनी देर में कंप्लीट कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, उसके बीच की ड्यूरेशन को बोला जाता है। और टाइम ऑफ ऑर्डर रिसीविंग, टाइम ऑफ ऑर्डर कंप्लीटिंग, इनके बीच का टाइम को क्या कहते हैं, लेट टाइम कहते हैं, ठीक है। कि इसमें कहते हैं कि जो मैनेजर क्या होना चाहिए, ज़्यादा लचीला होना चाहिए, रिसाइलेंट होना चाहिए, एजल होना चाहिए, दैट मीन्स फुर्तीला होना चाहिए। ये है कि जैसे भी कस्टमर की डिमांड आई उसके हिसाब से वो चेंज हो जाए। ये नहीं है कि जैसे कि एक स्टैटिक पैटर्न पे चल रहा है वो, ठीक है। एंड द कस्टमर सेंट्रिक नेटवर्क होना चाहिए। कस्टमर सेंट्रिक नेटवर्क का मतलब क्या है कि वो कस्टमर के हिसाब से क्या कर रहा है, अपने आप को मोल्ड कर पा रहे हैं, अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस लीड टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, जिसके कारण आपकी कॉस्ट कम आ रही है, ओके। इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या, अगर कॉस्ट कम आएगी तो नॉर्मल सी बात है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, बच्चे इंक्रीज हो जाएगी। एनहांस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली गिविंग द बिजनेसेस अ कॉम्पिटिटिव एड्स। ये पॉइंट बाहर से आ रही है, ठीक है। अब मैचिंग द सप्लाई विद द डिमांड, कह रहे कि आप जो कस्टमर ने डिमांड की है, अब मैंने कहा कि एकदम से कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मैंने कहा कि मुझे 100 पिज़्ज़े चाहिए, ठीक है। कल 31 दिसंबर है, मुझे उसको सेलिब्रेट करना है, राइट। अब क्या पता उस गेस्ट हाउस में या फिर मैं गेस्ट हाउस सॉरी रेस्टोरेंट में वो पिज़्ज़ा इतने है ही ना, तो
तो क्या मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग उनके पास सप्लाई है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास अवेलेबल इन्वेंट्री है जिसके थ्रू मेरी डिमांड को कंप्लीट कर पाए। और कब होगी, तो उनके पास अवेलेबल इन्वेंट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उस पर्सन की डिमांड मतलब मेरी डिमांड क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे, वो तब कंप्लीट कर पाएंगे जब उनके पास क्या होगी, एग्जैक्ट फॉर्म में इन्वेंट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिनिमाइजिंग द लीड टाइम। मिनिमाइजिंग द लीड टाइम का मतलब क्या है कि आप कम से कम उसके डिमांड को कंप्लीट करने में टाइम लगाओ, दैट्स इट। नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट आ जाता है, ट्रेड ऑफ एंड द डिसीजन। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है, जब आप क्या करते हो, अपनी कस्टमर की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए आप गुड्स को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ठीक है, कहते हैं कि बैलेंसिंग डिमांड एंड अ लीड टाइम often involve the trade-off. For instance, holding the higher inventory level and can ensure immediately fulfillment, but increasing the storage cost. जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप 40-40 करके सामान को ईट का एग्जांपल लिया था मैंने कहा कि इस पूरे घर में 1 लाख ईट लगने वाली, 3 लाख ईट लगने वाली। अगर आप उसको एकदम से मंगवा लोगे तो आप उसको स्टोर करने का खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, वाइल द रिलाई ऑन द जस्ट इन टाइम मैथड, जिसके कारण आप क्या करते हो, जिट सिस्टम का यूज करते हो। जिट सिस्टम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, मीन्स जिस टाइम आपको रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम क्या करो, पीछे से स्टॉक को मंगवा लो। ये पर्टिकुलर टेक्निक्स है इन्वेंट्री को मैनेज करने के बच्चे, जैसे कि जस्ट इन टाइम है, ABC है, HLM है। ठीक है, जस्ट इन टाइम है, ये काफ़ी सारी टेक्निक्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट करना। मटेरियल मैनेजमेंट ये सारे पता है इंटीग्रेटेड के पार्ट है। अगर आप इन सबको अच्छे तरीके से मैनेज करके चलेंगे, हर फील्ड के अंदर सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी इन्वेंट्री को, आप अपने मटेरियल को क्या कर रहे हो, अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो। मैनेज करने का मतलब कि सामान का ऑर्डर आ रहा है, उस तरीके से आप प्लान कर पा रहे हो, सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हो। ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू उस कस्टमर की डिमांड को भी कंप्लीट कर पा रहे हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर भी कन्वर्ट कर पा रहे हो। ये प्रॉपर प्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, प्रॉपर प्रोडक्शन का क्या है, ये प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड देयर इज कंट्रोलिंग का पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और अपनी जो रॉ मटेरियल है उसे हम क्या कर सकते हैं, फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड द रीमैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ पहली बार बनती है, उसका आकार दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था वुड का। ठीक है, रॉ मटेरियल हमारा वुड, तो उससे हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं। ठीक है, और हम विंडो भी बना सकते हैं। राइट, इन केस हमें उस टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस चेयर की रिक्वायरमेंट नहीं, उस डोर की रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने कहा कि उस डोर की अभी हमें रिक्वायरमेंट, तो उस डोर को हम कोई और शेप भी दे सकते हैं। राइट, और शेप क्या दे सकते हैं, उससे हम वापस टेबल बना सकते हैं, वापस उसी चेयर बना सकते हैं, है ना। जैसे हम कपड़ों की बात करते हैं, राइट, अगर पहली बार कोई कपड़ा बनता है, ठीक है, अब मैंने कहा कि एक्सेल साइज का बन गया है, वो एक बार मैन्युफैक्चर हो गया, अब उसको दोबारा से रीसाइज करना है। मैंने कहा कि किसी एल साइज वाले पर्सन को वो चीज़ पसंद आ गई है, तो उसको हम क्या करेंगे, दोबारा से अल्टर करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम ए रॉ मटेरियल और द सेमी फिनिश कंपोनेंट। जब आप क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, या फिर फिनिश गुड्स से सेमी फिनिश से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना। अगर बात की जाए रीमैन्युफैक्चरिंग की, तो उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या करते हो, आप नई इनोवेशन लेके आते हो, अपग्रेडेटिंग करते हो। ठीक है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ नई कंडीशंस को हम ऐड कर देते हो, उसे बोलते हैं रीमैन्युफैक्चरिंग करना। असेंबल का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने आई होप यहाँ पे मिसिंग हो गया है, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है असेंबल, राइट, असेंबली का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट से इन सब को मिलाकर एक बड़े कंपोनेंट को बना रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेते हैं, बाइक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप मोटर कार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि उसके अंदर इतने सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, अब मैंने कहने का मतलब है कि मुझे एक पीसी
बिल्डअप करवाना है। पीसी बिल्डअप करवाने का मतलब मुझे मॉनिटर की स्क्रीन चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, मुझे यूपीएस चाहिए, सीपीयू चाहिए। इन सब के छोड़ ये सभी क्या है, कंपोनेंट है। इन कंपोनेंट को जोड़ के मैं एक बड़े होल आइटम को बना रही हूँ, उसे क्या कहेंगे, असेंबल करना। छोटे छोटे पार्ट्स को आपने इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके आपने क्या किया, पूरे बड़े पार्ट्स को डेवलप कर दिया। इसी तरह से कार होती है, इसी तरह से बाइक्स होती है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग का पॉइंट भी हो गया है। देन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन तो पता ही है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि आप उस गुड्स को क्या करके रख रहे हो, होल्ड करके रख रहे हो। आपने आज बनाया है 30 दिसंबर 2023 को ये सामान बनाया है, बट ज़रूरी तो नहीं है कि ये आज ही बिक जाए, ठीक है। बट ये बिकेगा कब, मैंने कहा कि मैंने केक को डिज़ाइन दिया है बहुत अच्छे अच्छे कार में नए साल के उपलक्ष्य में, ठीक है। बट वो सेल कब होंगे, या तो वो 31 को सेल होंगे, ठीक है, 31/12/23 को सेल होंगे, राइट, या फिर मैं कहूँ कि 1/1/2024 को सेल होंगे। तो आपको 2 दिन के लिए तो वो स्टोर करके रखने होंगे ना, है ना। तो उसे हम कहेंगे स्टोरेज। दैट मीन्स होल्डिंग ऑफ द गुड्स मटेरियल, दिस इन्वॉल्व द प्रोवाइडिंग द शेप providing the space and the facility for the inventory to kept before, during or after production, distributions or the sale की बात की जा रही है। मीन्स कि आप उसको जगह दे रहे हो, रखने की जगह फैसिलिटी दे रहे हो कि आप उसको तब तक रख पाएँ जब तक वो सेल नहीं हो जाता। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि उस गाड़ी घोड़े का यूज़ करना जिसकी मदद से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस प्रोडक्ट को ले जा सकते हो। मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द मटेरियल फ्रॉम द वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। अब मैंने कहा कि ये जो केक है मैंने मेरी फैक्ट्री में बनाया है, ठीक है। अब मेरी फैक्ट्री में बना है तो क्या ये वहीं पे कस्टमर आएंगे, नहीं ना, मेरी दुकान पे आएंगे, है राइट। तो मेरे को मेरी फैक्ट्री से मेरी दुकान तक पहुंचाने के लिए उस केक को, तो मुझे किसी गाड़ी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि मुझे ई रिक्शा का यूज़ करना पड़ सकता है, मैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड का यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरी विदिन अ स्टेट है, विदिन अ डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, तो मैं नॉर्मल सी बात है, मैं या तो सिंपल बस गाड़ी का यूज़ करूँगी। अगर मेरी गुड्स कहीं बाहर कंट्री से आने वाली है तो मैं ट्रेन, प्लेन या फिर वाटर की बात की जा सकती है। वाटर से मोस्ट ऑफ क्या होती है, शिप्स की यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पाइपलाइन से हमारे पास क्या जाती है, जैसे कि ऑयल और गैस हमारे मोस्ट ऑफ पाइपलाइन जाती है। आपने उस वहाँ देखा होगा कि पानीपत में जो वाटर की सप्लाई होती है, इवन जो गैस की सप्लाई होती है, मैंने वहाँ देखा था स्पेशल पुल बने हुए हैं और वहाँ से उनकी चीज़ों की सप्लाई हो रही है, गैस और वाटर की, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आ गया होगा समझ में। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इनको हम अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे, गुड कंडीशन में नहीं रखेंगे, तो आप इजीली इसको सेल नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब क्या है कि फाइनली जो यहाँ पर, जो मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रही हूँ, अभी कस्टमर ने मेरे को केक का ऑर्डर दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझे 1 जनवरी को चाहिए 2024 को, तो मैंने उसको आज ही मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है, आज ही बना दिया। दैट मीन्स जो जर्नी है इसकी वो फाइनली कंप्लीट हो रही है। मार्केट में कस्टमर की डिमांड को आप फुलफिल कर पा रहे हो, ठीक है। इसके अंदर सभी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंप्लीट जर्नी ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द मोमेंट इट्स प्लेस्ड बाय द कस्टमर until its delivery to there is a door step। जब तक उसकी डिलीवरी डोर स्टेप तक नहीं हो जाती, मतलब कि उसके दरवाजे पर ऐसे खट नहीं हो जाता, तब तक हम क्या नहीं कहेंगे, ऑर्डर की फुलफिलमेंट है। जैसे कि आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से जब आप शॉपिंग करते हैं तो फाइनली क्या करते हैं कि यूर ऑर्डर इज़ अ अराइवल, राइट। अराइवल का मतलब क्या है कि आपका सामान क्या है, वो पहुंच चुका है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती है, पूरी प्रोसेसिंग की जाती है, पिकिंग किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, शिपिंग की जाता है, डिलीवरी की जाता है। सबका मतलब बताती हूँ। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि आप एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। पिकिंग का मतलब क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे केक चाहिए, वो भी चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए, तो इतने सारे केक में से मुझे केवल चॉकलेट के फ्लेवर का उठाना है। देन उसको मैं क्या करूँगी, पैक करूँगी। देन उसको मैं क्या करूँगी, शिपिंग के लिए तैयार कर दूंगी, दैट मीन्स उसको भेजने के लिए तैयार कर दूंगी, ठीक है। देन उसके बाद डिलीवरी जो कि मैं ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का यूज़ करने वाली, दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आ गया होगा समझ में। अब आपको बेनिफिट और डिसएडवांटेज समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सभी के सभी पॉइंट से ही आने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की है, बेनिफिट्स में क्या है कि एनहांस द एफिशिएंसी एंड द रिड्यूसिंग द कॉस्ट। एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सभी पर्सन एक दूसरे के साथ क्या लेकर चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन करके चल रहे हैं, ठीक है।
कोलाब्रेशंस हो रहा है, ठीक है। और हमने देखा कि हर एक चीज़ अलाइन फॉर्म में चल रही है, ठीक है। और मैं इसको और भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि सीम लाइन प्रोसेस में चल रही है, मीन्स कि हर चीज़ प्री डिटरमाइंड मैनर से चल रही है। तो क्या उसमें काम में मिस्टेक होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा होंगे कम होंगे? ऑब्वियस सी बात है, कम होंगे। अगर आप हर चीज़ को प्रॉपर फॉर्म में कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। दैट्स इट। आपके प्रोक्यूरमेंट का पॉइंट, आपके प्रोडक्शन करने का पॉइंट, आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, इवन हर चीज़ कम होगी, ठीक है। क्योंकि आप हर चीज़ को ईजिली फॉर्म में वेल मेंटेन प्रॉपर वे से कर रहे हो। जब कस्टमर को चाहिए आपके पास उस टाइम में सप्लाई अवेलेबल है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिवनेस एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ का जवाबदेही हो, ठीक है। आपने जब ऊपर हमने पढ़ा कि ये क्या होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, और साथ ही साथ अभी हमने यहाँ पे किया ना कि जो मैनेजर है वो कैसा होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, जिसके कारण आप कस्टमर की जितना कम हो सके उतने कम टाइम में क्या कर सकते हो, आप उनकी डिमांड को कंप्लीट कर सकते हो, जिसके कारण क्या होगा, आप मार्केट के अंदर कंपटीशंस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एनहांस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आप हर चीज़ को टाइमली मेंटेन, रियल टाइम में आप उनको प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कस्टमर तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। इनोवेशन एंड द कोलैबोरेशन की बात की जाए, इनोवेशन का मतलब क्या है कि नई नई चीज़ों को किसी चीज़ के अंदर ऐड करना। जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग का पॉइंट पढ़ा ना, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जब फर्स्ट टाइम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करती है, बट रीमैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या देखा हमने कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन लेके आए, उसके अंदर कुछ ना कुछ आप चेंज लेके आए, देन उसको हमने क्या किया, नई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल है? जब आपके पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि रिड्यूसिंग द रिस्क एंड इम्प्रूव द सस्टेनेबिलिटी। रिस्क को क्यों रिड्यूस करते हैं और सस्टेनेबिलिटी को क्यों इम्प्रूव करते हैं? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप एक चीज़ को कंटिन्यूस लेवल पे कंटिन्यूस टाइम से उसको वही यूज़ करते आ रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी प्रोसेस को कंटिन्यूस लेवल पे आप सेम प्रोसेस को यूज़ करते आएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी रिस्क है, अब मैं कह रही हूँ कि आप लगातार डेली, ये अब तो चलो एग्ज़ाम है, आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते होंगे, अगर मैं कहूँ कि आप एग्ज़ाम के बिना प्रेशर के भी अगर आप डेली 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो अब एग्ज़ाम के ऊपर जो आपको प्रेशर बना हुआ है वो आपका बहुत कम हो जाता, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी, स्थिरता बनानी पड़ेगी आपकी एजुकेशन में भी। इसी तरह से किसी बिजनेस के अंदर होता है, अगर आपको अपने प्रॉफिट को रेज करना है, सेल को इंक्रीज करना है, तो कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी, सस्टेनेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। और वो कैसे कब होगी? जब सभी की सभी पार्टीज जो हैं, सभी की सभी जो शेयर होल्डर्स हैं, या फिर मैं कहूँगी सभी के सभी जितने भी इन्वॉल्वमेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनका आपको सहयोग मिलेगा, कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। जिसके कारण आप इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, इवन आपके विद इन बिजनेस के अंदर चेंज आ रहा है, उन सबको फेस कर पाएंगे ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिसएडवांटेज, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है। क्या कह रहे हैं? इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द अप फ्रंट द कॉस्टेज। अप फ्रंट कॉस्टेज क्यों कह रहे हैं? क्यों? अभी तो हम कह रहे थे कि इनकी कॉस्ट भी डिक्रीज आएगी, ये उनकी बात कर रहे हैं जिनका बिजनेस क्या है, स्मॉल है। अब देखो, हर चीज़ में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। उस परफेक्टनेस को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको क्या देनी पड़ती है? ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इवन नए नए टेक्नोलॉजी का भी हमें क्या करना पड़ता है? यूज़ करना पड़ता है। उस नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट फॉर्म में फंड्स होने चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि मेरे पास सफिशिएंट फॉर्म में कैश होना चाहिए। अगर मेरे पास ये नहीं है, क्या मैं उस एफिशिएंसी को, क्या मैं उस कॉस्ट को कम कर सकती हूँ? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजिंग पॉइंट है स्मॉल बिजनेस के लिए, लॉस ऑफ कंट्रोल एंड द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की जाए, अब मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे मेंबर काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट में। आप देखो मेरे पास यहाँ पे कितने सारे डिपार्टमेंट थे। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे था, सेकंड यहाँ पे था, यहाँ पे भी थर्ड ये रहा, देन फोर्थ ये है, देन फिफ्थ ये रहा, ओके। अब यहाँ पर पांचों की जो इंटेलिजेंटी पावर है, इवन उनकी सोचने विचारधारा जो भी है, वो सबकी अलग अलग होगी,
सब अलग अलग तरीके से सोच पा रहे होंगे, सबको अपनी पड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर आप इफेक्टिव फॉर्म में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सब पर्सन अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं रादर देन द ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सारे के सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट और द डिफरेंटिंग द प्रायोरिटी में बी रेज बिटवीन द पार्टनर्स। दो सब अपने बीच में जो पर्सन है, जो साझेदार है, उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट, सबकी प्रायोरिटीज़ जो क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पाएंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। और क्या होगी, इसको सॉल्व करने के लिए इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ये साथ साथ सोल्यूशन दिए हुए हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्नेबिलिटी टू डिस्क्रिप्शंस की बात की जाए, वर्नेबिलिटीज़ के अंदर क्या हो जाता है, जैसे कि मैं कहूँ कि हर पर्सन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो रिटेलर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चे, वो है आपके होलसेलर के ऊपर। होलसेलर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चर के ऊपर। मैन्युफैक्चर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सप्लायर के ऊपर। मैं कहूँ कि टेबल बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, क्या कस्टमर की डिमांड पूरी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं होगी तो क्या कस्टमर सेटिस्फाई होगा, क्या उसको टाइमली उस गुड्स की रिसीव होगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगी। तो दैट्स अ रीज़न जो यहाँ पर जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण जो लेंथ है, जो टाइम गैप है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इवन उसकी कॉस्ट, जितनी ज़्यादा पर्सन किसी चेन के अंदर होते हैं उतना ज़्यादा क्या करते हैं लोग, कमीशन चार्ज करते हैं। तो उसके जो प्राइस है, वो कॉस्ट है, इवन वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न एंड द डाटा प्राइवेसी। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है वो प्राइवेट नहीं रहता, दैट मीन्स उसके अंदर जो प्राइवेसी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हर लेवल पर वो पहुंचता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को लेकर चल रहे हैं, वो क्या पता अपनी इंटरेस्ट को लेकर चले। इसी वजह से ये ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की जाए, जिससे कि क्या है, क्लियर डाटा गवर्नेंस पॉलिसी आर टू बी क्रूशियल टू एड्रेस दिस इशू। अगर आपके पास अपनी डाटा का सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी तो नॉर्मल सी बात है आपके कंपनी के डूबने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। जिसके इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमें एक मजबूत क्या करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो इस इशू के ऊपर हमें क्या करेगी, गाइडलाइंस देगी। ओके। नेक्स्ट क्या है, रेसिस्टेंस टू चेंज एंड द ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज। क्या रहे कि एकदम से कोई नया चीज़ लेके आना चाहती है कंपनी, ठीक है। मैं कहूँ कि अब नए साल पे बहुत सारी कंपनी ऐसे सोचेगी कि मैं अब ये चेंज कर दूँ, मैं ये चेंज कर दूँ। उन चेंजों के ऊपर क्या करना चाह रही है, ये रोक लगाना चाह रही है। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि नए जो चेंज होते हैं, नए जो परिवर्तन जितने भी होते हैं, वो आपके कस्टमर, वो आपके कंपनी के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉई है वो पसंद ही नहीं करते। क्योंकि जैसे ही आपने कुछ चेंज किया तो उसको सीखना भी तो पड़ेगा भाई, सीखने के लिए फिर उसको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इवन बाहर के जो चेंजेस होते हैं उनको रोकने का काम की जाती है, हिंडर द सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन। ओके, हिंडर का मतलब होता है रोकना। ओके, तो इंटीग्रेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। अगर आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। अगर आप इस चैप्टर की PDF लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यू कैन डू इट, यू कैन टेक इट, बट वी आर टेकिंग अ लिटल चार्जेस ₹9 इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्फॉर्मेशन गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, ईमेल ID गिवन है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द ही रिस्पॉन्स करेगी। उम्मीद करते हैं जो इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रेशन तो मैथ का चैप्टर हो जाएगा ना, जो +2 में करते आ रहे थे। तो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, जनरल क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, हम आपका जल्द ही रिस्पॉन्स करेंगे। और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, नया साल बिल्कुल अच्छे से सेलिब्रेट करना है। इवन जो पुराने साल में जितनी भी गलतियां की हैं, जितनी भी आपको ऐसे लग रहा है कि लूप होल्स हुए हैं आपके साथ, इवन आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, उनको बच्चे इम्प्रूव करना है। देखो टाइम कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, यही एक चीज़ है जिसको अंदर आपको इसका बेनिफिट उठाना पड़ेगा। और जो इसका बेनिफिट उठाएगा कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर हो सकते हैं। ये एक
गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी यूथ के लिए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, आपके अंदर एक ऐसी पावर है कि आप एक बहुत अच्छा चेंज लेके आ सकते हो इन्वायरमेंट के लिए, इवन अपने कंट्री के लिए भी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव ए नाइस डे।